नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, टारगेट विद रचित संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी भावी अध्यापकों, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। हम लोगों ने विगत कुछ दिनों से सीटेट जुलाई 2024 की जो परीक्षा लगी हुई है 7 जुलाई को, इनसे संबंधित चीजों का एनालिसिस किया और उनको पढ़ा। कुछ बच्चों के फोन एंड कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास और बता रहे सर सीटेट का पेपर और साथ साथ बीएड के पेपर फंस रहे हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है साथियों। हमारी तैयारी किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती है, किसी भी व्यक्ति की तैयारी किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती कि एक दिन के परिणाम से हमारे आने वाले रिजल्ट में बहुत बड़ा प्रभाव हो जाए। हो सकता है किसी कारणवश थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए, लेकिन फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6 तारीख को सीटेट का एग्जाम, बीएड का एग्जाम है, 7 को आपका सीटेट का एग्जाम है, फिर बीएड के एग्जाम है, तो कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जीवन में हमने बताया हुआ था, जीवन में जब परेशानियों के बादल बहुत सारे आ जाए, संघर्षों के बादल बहुत सारे आ जाए, कई सारे लक्ष्य आपका इंतजार करने लग जाएं, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती साथियों। याद रखिएगा, हमने बताया हुआ था जितनी जितनी समस्याएं घनी होंगी, जितनी समस्याएं घनी होंगी मंजिल उतनी ही पास होगी। तो साथियों हमें समस्याओं से घबराना नहीं है, डरना नहीं है और सारी चीजों को इस प्रकार से करना है ताकि किसी को किसी भी प्रकार का आभास भी ना हो, तो और हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। तो हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करना है और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देखिएगा होता क्या है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य ब्राह्मणिबोधत, उठो जागो और एक ऐसी रणनीति बनाओ और उस रणनीति पर इस शिद्दत के साथ कार्य करो, तब तक कार्य करो जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती साथियों। तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर दिशा में कार्य करना है। आपने देखा होगा कि हमारे आगामी दिनों में कई सारी परीक्षाएं क्रियान्वित होने चल रही हैं। सरकार की भी मंशा आपने देखा होगा, जैसे विगत कुछ वर्षों में 2 मुद्दों को लेकर नहीं थी, जिसमें रोजगार और किसानी जैसे अहम मुद्दे थे, लेकिन फिर भी जैसे ही जैसे सरकार का परिणाम आ रहा है साथियों, उस सरकार के परिणाम के आधार पर हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे द्वारा अर्थात बेरोजगार युवाओं के द्वारा, जिनको रोजगार चाहिए है, हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो एक अहम परिवर्तन सरकार के राजनीतिक तंत्र में दिखाया गया, उस राजनीतिक तंत्र में इस परिवर्तन को लेकर सरकार भी आश्चर्यचकित है और कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं वह भी आश्चर्यचकित हैं। लेकिन परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन विकास के लिए होता है। आपने पढ़ा होगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन विकास की ओर इंगित करता है, अर्थात परिवर्तन होना भी जरूरी था। तो आने वाले दिनों में सरकार जरूर कहीं ना कहीं रोजगार जैसे मुद्दों पर आशान्वित होगी, कार्य करेगी और उस कार्य में कहीं ना कहीं हम सभी साथियों का लाभ होने वाला है। बहुत ही बड़ी विशाल भर्तियों को देखने को मिलेगा। कई सारी भर्तियां जो हैं जो सरकार के चुनाव में कहीं ना कहीं उनको बीमार करने के लायक रही, तो इसलिए जिसमें शिक्षक भर्ती एक अहम मुद्दा है, उत्तर प्रदेश पुलिस एक अहम मुद्दा है, रेलवे भर्तियां, कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं और जिसमें कुछ परीक्षाएं ऐसी थी जो कहीं ना कहीं बाधा सिद्ध हुई। जैसे यूपीएससी के द्वारा पीईटी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाता है, पीईटी का कोई मानक ना निर्धारित होना। हम तो सरकार से गुजारिश करेंगे और सरकार को मैसेज देना चाहेंगे कि पीईटी की परीक्षा में पहली बात तो सबसे पहली बात यह है कि हर पीईटी पर 6 महीने के अंदर भर्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट करवा लिया जाए या ऐसी स्थिति रखी जाए और पीईटी में कोई ना कोई एक निश्चित पासिंग मार्क रखा जाए। जैसे यूपीटेट की परीक्षा में आपका जो पासिंग मार्क होता है साथियों 82 और 90 होता है, इसी प्रकार से यूपी जो SSSC के द्वारा पीईटी का एग्जाम आयोजित करवाया जाता है, तो इस पीईटी की परीक्षा में भी एक ना एक
निश्चित कट ऑफ होना चाहिए। इस कट ऑफ के बाद आपको यह पासिंग मार्क रहेगा और इसके बाद आप समस्त भर्तियों के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारी इस बात से सहमत होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे और अपने लक्ष्य के लिए शपथ लेंगे। जैसा कि हमने बताया था, जिंदगी मिली है जनाब, जिंदगी मिली है जनाब तो कुछ करके दिखाऊंगा, जिंदगी मिली है जनाब तो कुछ करके दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ दोस्त, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ दोस्त, कल को उसकी औकात दिखाऊंगा, कल को उसकी औकात दिखाऊंगा। तो चलेगा, आज के सेशन की हम लोग बिना किसी देर के हुए, बिना किसी समय को गवाए हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और इस सेशन की शुरुआत हमारे पहले प्रश्न से होने वाली है और पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। आज भी हम लोग सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा के 5वें प्रैक्टिस सेशन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। धीरे धीरे अब हम लोग गणित के इस शिक्षक सीरीज में हम लोगों ने गणित पर कार्य किया, धीरे धीरे हम लोग अन्य विषयों पर भी कार्य करना शुरू करेंगे। आप सभी लोग अपना जो स्नेह दिखा रहे हैं, हमारी श्रृंखला को देख रहे हैं, श्रृंखला को प्यार दे रहे हैं, यह सब कहीं ना कहीं हम नित्य प्रति आपके समक्ष वीडियो लेकर प्रस्तुत होते हैं, तो आपके स्नेह का कमाल है। तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार फिर हम शुरुआत में ही बता देना चाहिए कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बटन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल वाले नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप उन वीडियो का लाभ ले सकेंगे। तो चलेगा, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी योग पर समस्या को निम्न रूप से हल करता है। दिया हुआ है 4 + 6 + 14 इक्वल्स टू द 4 + 6 + 14 इक्वल 6 + 4 + 14 एंड इक्वल्स टू द 10 + 14 इक्वल्स टू द 14 + 10 एंड इक्वल्स टू द 24। तो बताइए विद्यार्थी ने निम्न में से किन गुणधर्मों का प्रयोग समस्या को हल करने में किया। नंबर 1 क्रम विनिमय नियम, बंटन नियम, साहचर्य नियम और योज्य प्रतिलोम नियम। आइएगा साथियों, सबसे पहले हम बारी बारी से इन सभी चीजों को समझ लेते हैं और देखते हैं कि यह सारे नियम क्या होते हैं, क्योंकि जब हमने अगर नियम को समझ लिया तो साथियों कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आइएगा, अगर हम बात करें सबसे पहले साथियों क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम अर्थात कुमुलेटिव लॉ को देखिए तो ये क्या होता है। क्रम विनिमय नियम अर्थात इसका नियम होता है कि किसी भी संख्या का क्रम बदलने पर उसके प्राप्त फल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और यह नियम जोड़ है, गुणा है, आप कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं जोड़ और गुणा में। देखिएगा, जैसे हमने कहा संख्या 4 है, आप 4 में 3 साथियों जोड़ेंगे तब भी कितना होगा, 7 होगा, और 3 में 4 जोड़ेंगे साथी तब भी कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। आपने देखा संख्या का क्रम बदलने पर संख्या के प्राप्त फल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिएगा साथियों, संख्या का क्रम बदलने पर संख्या के प्राप्त फल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं साथियों क्रम विनिमय नियम। अगला होता है साथियों बंटन गुणधर्म, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम लोग वितरण नियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों, इसको हम लोग वितरण नियम के नाम से भी ना जानते हैं, वितरण नियम। अब भाई वितरण नियम क्या होता है? वितरण नियम साथियों होता है कि जो भी संख्याओं का प्रतिफल होगा वो अगर वितरित होता है तो समस्त संख्याओं के साथ जाएगा। इसका मतलब साथियों यह हुआ कि अगर हमें a+ दिया गया है, क्या दिया गया साथियों, a इंटू दिया गया है b + c, इसका मतलब साथियों ये हुआ जब यह वितरित होगा चल के तो a जो है वो b के साथ भी जाएगा और a जो है साथी वो c के साथ भी जाएगा। तो वितरण नियम कहता है अगर वह संख्या जो ब्रैकेट के बाहर दी गई है वह जब वितरित होगी तो ब्रैकेट के अंदर उपस्थित समस्त संख्याओं के साथ समान रूप से वितरित होगी जाके। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिएगा, एक उदाहरण के माध्यम से साथी समझते हैं। हमने लिखा 3 × 4 + 5। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे साथी तो 5 4 9 और 9 की 3 से गुणा करा देंगे साथी तो कितना होगा, 27 होगा। अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करें तो देखिएगा 3 4 के साथ जाएगा साथी और 3 5 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, 3 5 के साथ जाएगा। 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 15 में 12 को जोड़ेंगे तो प्राप्त फल हमारा कितना आया,
27 ही आया। इसका मतलब साथियों ये हुआ कि संख्या का क्रम बदलने पर संख्या के प्राप्त फल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह हो गया हमारा क्या, वितरण नियम अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला बात करते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ अर्थात सहचर्य गुणधर्म पर। सहचर्य गुणधर्म साथी क्या होता है, इन्होंने बताया था अगर संख्याओं को एक ग्रुप में व्यवस्थित किया जाए, अगर संख्याओं को एक ग्रुप में व्यवस्थित किया जाए तो भी प्राप्त परिणाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने लिखा, आप ऐसे लिखें a प्लस बी प्लस सी कर लें, चाहे आप ऐसे लिख लें a प्लस सी प्लस बी कर लें, चाहे आप ऐसे लिख लें साथी a प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर संख्याएं तीन हैं a b c, अगर इन तीनों को किसी भी ग्रुप में मिलाकर जोड़ा जाए तो उसके प्राप्त फल में साथी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसका प्राप्त फल सदैव कैसा रहता है, बराबर रहता है। अब आप एक उदाहरण के माध्यम से साथी समझने का प्रयास करिएगा। हमने संख्या ले ली 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। अब हम देखिएगा इसमें ग्रुप बनाते हैं, तो यहां पर अगर हम ग्रुप बनाएंगे साथी तो ऐसे कर सकते हैं, तब भी प्राप्त फल हमारा 3, 2, 5 और 4, 9 होने वाला है। चाहे आप ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 कर सकते हैं, ऐसे भी सही रहेगा। चाहे आप 2 प्लस 4 प्लस 3 कर सकते हैं। मतलब आपके प्राप्त फल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी को साथियों हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को साथियों हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, अर्थात इसी को सहचर्य नियम के नाम से जानते हैं। अगला नियम साथियों है, अगला नियम है योज्य प्रतिलोम नियम। क्या है योज्य प्रतिलोम नियम? देखिएगा भाई, योज्य प्रतिलोम नियम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम नियम का मतलब होता है जब किसी संख्या को उसके विपरीत चिन्ह के साथ उसी संख्या में, फिर से साथियों समझिएगा, जब किसी संख्या को उसी संख्या के विपरीत चिन्ह के साथ उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त फल सदैव 0 रहता है। जैसे हमने कहा साथियों, कोई संख्या अगर a है तो इसका योज्य प्रतिलोम साथी क्या होगा, -a होगा। कैसे होगा? क्योंकि बताया गया है कि कोई भी एक ऐसी संख्या जिसमें वह स्वयं और उसका चिन्ह विपरीत बदलकर जोड़ा जाए तो प्राप्त फल 0 होता है। तो कभी कभी प्रश्न में ऐसे भी पूछ लेता है साथियों, योज्य प्रतिलोम का तत्समक अवयव क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का तत्समक अवयव क्या होता है? तो योज्य प्रतिलोम का तत्समक अवयव साथी क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का तत्समक अवयव 0 होता है। तो आपको चारों नियम समझ में आ गए होंगे। हमने कहा संख्या का क्रम बदलने पर संख्या के प्राप्त फल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वितरण नियम क्या होता है? संख्या सभी के साथ वितरित होती है, ग्रुप बदलने पर संख्या के प्राप्त फल में कोई परिवर्तन नहीं होता। और योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है साथी कि संख्या को उसके विपरीत चिन्ह में जोड़ने पर उसका प्राप्त फल जो होता है साथी सदैव वो कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो चलेगा, अब प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न लिखा है, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी है, योग पर समस्या को हल कर रहा है। देखिएगा यहाँ पर 3 नंबर है मेरे साथ, 4, 6 और 14। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, संख्या के ग्रुपों में परिवर्तन किया। और हमने अभी साथी बताया हुआ था संख्या का ग्रुप बदलने पर उसके प्राप्त फल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर देखेंगे, 10 and 14 and 14 and 10। हम देख रहे हैं संख्याओं का क्रम परिवर्तित हो रहा है, संख्याओं का क्रम परिवर्तित हो रहा है साथियों। तो हमने अभी बताया था क्रम बदलने पर भी प्राप्त फल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पूछा गया है, तो बताइए कि विद्यार्थी ने निम्न में से किन गुणधर्मों का प्रयोग समस्या हल करने में किया? तो साथी किसका किया? क्रम विनिमय नियम का किया और सहचर्य गुणधर्म का किया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 एवं 3 दोनों। तो सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से ये चारों नियम समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहां से अब सीटेट में जो प्रश्न बनेगा वो आप बिल्कुल गोली की तरह सही कर पाएंगे। तो देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइएगा, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है समझिएगा, टोटली कॉन्सेप्ट पर है सारी चीजें। प्रयास किया गया है कि हम कंप्लीट सीटेट के सेशन को कवर कर पाएं और आपको कोई भी समस्या ना हो। यहां से देखिएगा साथी, दूसरा क्वेश्चन है 1, Z, 1, फिर है 2, by 4, 4 और 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा x9, 4w, x9 4w 16। और इसमें पूछा गया है कि इसका अगला पैटर्न क्या होगा, का
अगला पैटर्न क्या होगा, अगला पैटर्न क्या होगा। अब साथी आप लोग देखिएगा, इसका अगला पैटर्न हमसे पूछा गया। यह टोटली मतलब जो सवाल है एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कह सकते हैं रीजनिंग पर आधारित है, लेकिन फिर भी हमारे सीटीईटी की परीक्षा में धमाकेदार तरीके से ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला रहती है, तो हम लोग डरेंगे नहीं, कुछ करेंगे और करके दिखाएंगे। आइएगा साथी हम लोग देखते हैं, समझते हैं। यहां पर दिया गया है 1 + z + 1 और 2, इस प्रकार से यहां पर आने वाला हमसे नेक्स्ट पद पूछा गया, नेक्स्ट टर्म क्या रहने वाला है, मतलब इसका एक हुआ। हम यहां से एक चीज देख पा रहे हैं साथी कि हमें 4 संख्याओं पर हमें देखिएगा क्या परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। स्थिति क्या रहने वाली इसकी, इसको समझते हैं कैसे क्या प्रोसेस इसका चल रहा है। अगला टर्म हमें बताना है, तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा अच्छे यहां से हम यहां से देखें तो हमें यहां से 1 में 1 प्लस हुआ साथी, कितना हुआ, 1 में 1 प्लस हुआ तो कितना हो गया, 2। 2 टर्म हम फिर छोड़ेंगे और 2 में फिर 1 प्लस हुआ, कितना हुआ, 3 हुआ। 3 में हम 1 प्लस करेंगे, कितना हुआ, 4 हुआ। इसका मतलब फिर 2 छोड़ेंगे तो यहां पर 1 प्लस करेंगे साथी, तो इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, लेटर को मिलाते हैं, फिर 2 वैल्यू को छोड़िएगा। देखो z 26 पर आता है, z के बाद y हुआ, y के बाद x हुआ, x के बाद साथी w हुआ, w के बाद क्या होने वाला है, तो v हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, v हो जाएगा। अब अभी हमारा 1 नंबर और बचा हुआ है, यहां से हम फिर 2 नंबर को छोड़ेंगे साथी। देखो यहां से 2 नंबर, 1 से 4 हुआ, कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। फिर साथी कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। फिर कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। अगली बार से कितना जुड़ने वाला है, 9 जुड़ने वाला है। ऐसे भी कर सकते थे, या आप देखेंगे यहां पर 1 का स्क्वायर है, यहां देखेंगे 2 का स्क्वायर है, यहां देखेंगे 3 का स्क्वायर है, यहां देखेंगे 4 का स्क्वायर है। तो अगली बार कितने का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है साथी, 25 होता है। तो निम्नलिखित पैटर्न का जो अगला टर्म होने वाला है, अगला पद होने वाला है, अगला पैटर्न होने वाला है, वो कितना होने वाला, 5v25 होने वाला है। और 5v25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अर्थात इस प्रश्न का जो बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है साथी, वो क्या होने वाला, 5v25 होने वाला है। तो यह भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, आप सभी लोग पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ देखते रहिएगा, मजा आएगा बिल्कुल सेशन में। लिखा हुआ है विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। विशाल के पास 10 दर्जन विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, उसने इनका 1/3 भाग, उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को, 2/5 भाग आसिफ को, 1/2 भाग सोनू को दे दिया। 1/2 भाग सोनू को दे दिया। 1/2 भाग किसको दे दिया, सोनू को दे दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या क्या है, पूछा गया है। विशाल के पास शेष कैंडी की संख्या क्या है, कैंडी की संख्या क्या है। तो यह हमसे साथियों पूछा गया है, तो किसी को सोचना नहीं है, डरना नहीं है, आराम से लगा देना है, ठीक है। हमें पढ़ रखा है 10 दर्जन कैंडी है, तो हमें पता है चूंकि एक दर्जन में साथी कितनी कैंडी होंगी, तो 1 दर्जन बराबर कितनी कैंडी होती, 12 कैंडी होती है। तो यहां पर 10 दर्जन है, तो 10 दर्जन में, इसलिए 10 दर्जन बराबर कितनी कैंडी हो जाएंगी, 12 दशामन, बताइएगा साथियों, 12.120 कैंडी हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 120 कैंडी हो जाएगी। अब 120 कैंडी का 1/3 भाग राधा को दे दिया, उसका 2/5 भाग आशिक को दे दिया, 1/2 भाग सोनू को दे दिया। अब विशाल के पास शेष कैंडी की संख्या क्या, तो या तो हम क्या कर लें, इन सभी को जोड़ लें, 1/3, 2/5 और 1/2 को जोड़ लें, और फिर 120 का बचा हुआ पार्ट निकाल देते। यहां से देखिएगा साथी, 1/3 भाग, 2/5 भाग, 1/2 चलेगा। इनको अगर हम लोग जोड़ें
तो इनका एलसीएम कितना होने वाला है साथी? इनका एलसीएम 30 होने वाला है। कितना होने वाला है? 30 होने वाला है। अब देखिए 3 दशामन 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर साथियों 15 दूनी 30 तो 15 एकम 15 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सरल करें, तो 5 और 2 7 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ 37 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा शेष पार्ट पर दे रहे होंगे, देखिएगा समझिएगा, 1/3 भाग राधा को दे दिया तो 120 है। 120 का 1/3 भाग राधा को दे देंगे तो बचेंगे कितना? 2/3 बचेंगे। तो 3 चक्कू 12, कितनी बची साथियों? 80 कैंडी बची। कितनी बची? 80 कैंडी बची। अब 80 कैंडी में से 2/5 भाग आशिक को दे दिया। अब 2/5 दे दिया, 5 में से 2 दे दिया तो कितना बचेगा साथी? 3 बचेगा। 16 × 85 तो 16 दिया, कितनी बची अभी? 48 बची। शेष भाग पर आधारित है, और 48 में से कहा गया साथियों आधा किसको दे दिया? 48 में से आधा दे दिया किसको भाई? सोनू को दे दिया। 48 में से आधा सोनू को दे दिया तो आधा बचा होगा। तो 24 दूना 48, यानी इस प्रश्न का आंसर साथी कितना हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा साथियों? 24 हो जाएगा, जो कि आपके सामने आ चुका है। शेष भाग पर है 1/3 भाग राधा को, शेष का ऐसे लिख लीजिएगा इसको यहाँ पर, शेष का, ठीक है, शेष का कर लीजिएगा। यहीं पर सब शेष का बांट रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेंगे साथियों? लगा लेंगे। ठीक है, आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही ईमानदारी के साथ लगाते रहिए, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही सहज होने वाले। अगला प्रश्न है, संख्या 5 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है? संख्या 5 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? योग क्या है? संख्या 5 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है, यह हमसे पूछा गया। सबसे पहले तो हमें साथियों पता होना चाहिए फैक्टर होते क्या है, गुणनखंड होते क्या है। गुणनखंड की अगर हम लोग बात करें तो गुणनखंड वह संख्या होते हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा क्या कर दें, जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें, उसी को हम लोग साथियों क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। अर्थात पूछा गया है जो संख्या 56 है, इसके सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 2 तरीके हैं इसको लगाने के। देखिए अगर हम लोग 56 के बारे में बात करें तो 56 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? तो 56 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा साथियों। फिर इसके बाद अगर बात करें 7 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 7 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा, और अगर बात करें 28 से हो जाएगा, और स्वयं अर्थात 56 से हो जाएगा। और पूछा गया इसके गुणनखंड कितने हुए? इसके गुणनखंड की बात करें 3 और 3 6 2 8 हुए, और इनका योग पूछा गया तो सभी को हम साथी क्या कर देंगे? सभी को प्लस कर देंगे, सभी को प्लस कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आराम से सभी संख्याओं को प्लस करेंगे। ठीक है, देखिएगा अगर हम इनको जोड़े 6 और 8 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39 और 1 40, 40 का 0 हो गया, हासिल 4 हुआ, 4 और 5 9, 2 11 और 1 12 हो गया। अर्थात इस प्रश्न का साथियों आंसर क्या हुआ? इस प्रश्न का साथियों आंसर 120 हो गया। सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा। अरे भाई मजे वाली बात नहीं है, हमने आपको बताया है जो जितना सरल होता है साथियों वो उतना आसान नहीं होता। हर सामान्य दिखने वाले व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष योग्यताएं बहुत होती हैं। सवाल देखने में बहुत सरल था, आपने संख्या छोटी थी तो ऐसे फाइंड आउट कर लिया। अगर यही संख्या यहाँ पर 56 ना होकर बड़ी होती साथियों तब हम कैसे करते, इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है? 56 के फैक्टर करना है साथियों। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काट देंगे, फिर 2 से कट जाएगा साथी, और फिर किससे कटेगा? 7 से। हमें पता है 2 कितनी बार है? 3 बार, तो हम 3 तक पावर में लिखेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर साथियों कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। यहां 7 एक बार है तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 लिखेंगे। ऐसे कर लेना है। अब किसी भी संख्या की पावर 0 होते साथियों कितना होता है? किसी की संख्या की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, प्लस 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 4 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा साथियों, और इंटू 7 + 1 8 हो जाएगा, और 15 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब यहां पर संख्या कितनी भी बड़ी हो आप आराम से यहां पर इसको वेरीफाई कर पाएंगे, और आपको किसी भी प्रकार की इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, यह हम पूरी आपसे उम्मीद करते हैं। आपको यह चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी
कि गुणनखंडों का योग हम लोगों ने कैसे निकाल लिया। हमने सर्वोत्तम संख्या के फैक्टर कर लिए, जहां तक सब वैल्यू टर्मिनेट हो रही थी, पावर जा रही थी, वहीं तक हमने संख्या को लिख लिया और बाकी सभी को हमने ऐड करके मल्टीप्लिकेशन दे दिया और हमारे इस प्रश्न का आंसर आ गया। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। बिल्कुल समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत कीमती वक्त होता है। हमने आपको बताया टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, अर्थात जो वक्त निकल जाता है साथियों वो कभी वापस लौट कर नहीं आता और हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें वक्त को निकालना नहीं है, बशर्ते वक्त के साथ चलना है। वक्त के साथ चलने में ही हमारी कामयाबी है और कामयाबी के साथ ही हमारे उज्जवल भविष्य है और हमारे आने वाले लोगों के सपने हैं और उन सपनों पर हमें इतनी मेहनत करनी है कि उनके सपनों को साकार करना है। आइएगा हम अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है जयंती किसी स्थान पी से पूर्व दिशा में, जयंती किसी स्थान पी से पूर्व दिशा में, जयंती किसी स्थान पी से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है, 3/5 किलोमीटर चलती है। फिर वहां से पश्चिम दिशा में, फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1/5 किलोमीटर चलती है। अब वह पी से किस दिशा में एवं कितनी दूर है, आप देखेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस का प्रश्न आ गया। दिशा एवं दूरी का हमने आपको बताया, हम बिल्कुल एक भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल इस प्रकार से शीशे की तरह बिल्कुल पारदर्शी तरीके से समझेंगे और आप बिल्कुल कहेंगे सेशन के अंत में वास्तविकता सर हाँ मजेदार आ गया। प्रैक्टिस कराने का जो अंदाज है आपका बिल्कुल अलग है और हम आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। आइएगा डायरेक्शन डिस्टेंस से पहले हम थोड़ा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हम इस डायरेक्शन को क्या ले लेंगे साथी, पूरब ले लेंगे और पूरब के हमेशा विपरीत दिशा में क्या होता है, पूरब के विपरीत दिशा में साथियों पश्चिम होता है और पूरब के हमेशा बाईं ओर उत्तर होता है और उत्तर के विपरीत दिशा में साथी क्या होता है, दक्षिण होता है। 4 दिशाएं हमारी मूल होती है। प्रत्येक 2 दिशाओं के बीच का जो एंगल होता है हमेशा कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। इनके बीच की अगर हम लोग बात करें यहाँ सब डायरेक्शन होती है साथी, क्या होता है ये सब डायरेक्शन होती है। इसको हम लोग उत्तर पूरब बोलते हैं साथी, क्या बोलते हैं, उत्तर पूरब। इसको हम लोग दक्षिण पूरब बोलते हैं, इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम बोलते हैं और इसको हम लोग उत्तर पश्चिम नाम दे देते हैं। और प्रत्येक एक डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 45 डिग्री का कोण होता है। अब हमें लेफ्ट राइट मोड़ना है तो एक सीक्वेंस को सीरीज को याद रखना है, यहां से लेफ्ट ऐसे ले लो, ये राइट ले लो, फिर ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, फिर ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अगर हम उत्तर दिशा में हैं, हमें लेफ्ट जाना है तो हम लोग पश्चिम दिशा में चले जाएंगे और राइट जाना है तो हम लोग पूरब दिशा में चले जाएंगे। अगर हम लोग पूरब दिशा में लेफ्ट जाना है तो हम लोग उत्तर दिशा में चले जाएंगे और राइट जाना है तो हम लोग दक्षिण दिशा में चले जाएंगे। ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइएगा जयंती किसी स्थान पी से पूरब दिशा में, अब हमें पता है मूल बिंदु को ही हम लोग सेंटर पॉइंट मानते हैं, मतलब यह हमारा सेंटर पॉइंट है, मतलब केंद्र बिंदु है और केंद्र से ही हम लोग चलना शुरू करेंगे। चलेगा, देखिएगा जयंती क्या करती है भाई, जयंती को भी देखो, जयंती और बसंती को हो आप लोगों ने सुना होगा है ना, बसंती तांगे वाली को हो सुना होगा ना, ऐसे जयंती को भी आज सुन लीजिए। देखिएगा जयंती किसी स्थान पी से पूर्व दिशा में 3.5 किलोमीटर, 3/5 किलोमीटर, यहां हमने 3/5 किलोमीटर चला दिया साथी पूर्व दिशा में। इसके बाद करता क्या है, फिर वहां से पश्चिम मतलब फिर बैठ जा रहा है और कितना जाता है 1/5। देखो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा, अभी 1 किलोमीटर, इसका मतलब बैक आ जाएगा। हमने कहा यह डिस्टेंस जो है यहां तक कवर करके आ गया। यह जो टोटल डिस्टेंस है 1/5/7 किलोमीटर है। और इससे एक चीज क्लियर हुई कि जो जयंती है प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में, अर्थात यह डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, पश्चिम होगी। तो पहला प्रश्न साथी हमारा क्लियर हुआ कि जयंती बिंदु पी से किस दिशा में है, तो जयंती बिंदु पी से किस दिशा में, पश्चिम दिशा में है। जयंती बिंदु पी से पश्चिम दिशा में, यहां से देखेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इस टोटल 1/5/7 में से 3/5 को अगर माइनस कर दें, 7 कम 7 और 5 12/7 हो जाएगा। 12/7 में से 3/5 को माइनस कर देंगे तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है तो कुछ नहीं करना है,
इस प्रकार से एक सर्किल चला देना है। देखिए 7 पचे 35 हो जाएगा साथी, यहां से देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा और 7 21 हो जाएगा। 60 में से 21 को अगर हम लोग घटा दें तो 39 हो जाएगा और यहां से बटे 35 हो जाएगा। अब ये कट नहीं रहा है तो यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, अर्थात 39 बटे 35 किलोमीटर पश्चिम दिशा में इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही बढ़िया होगा, इसको हमने आराम से देख लिया। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों है बहुत बढ़िया, 8 फलक एवं 12 शीर्ष वाले, 8 फलक एवं 12 शीर्ष वाले, 8 फलक एवं 12 शीर्ष वाले बहुफलकों में किनारों की संख्या कितनी होगी? बहुफलकों में किनारों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी यह हमसे पूछा गया है। तो 8 फलक और 12 शीर्ष वाले बहुफलकों में किनारों की संख्या, मतलब यह हमारा फलक शीर्ष और किनारे से संबंधित प्रश्न है। फलक शीर्ष और किनारे से संबंधित प्रश्नों की रूपरेखा को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। फलक शीर्ष और किनारे की रूपरेखा को समझने के लिए देखिएगा साथियों, सबसे पहले तो हम, हालांकि डायरेक्ट अगर हम सूत्र बता दें तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सूत्र आगे चल के भूल भी सकते हैं। तो पहले तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। देखिएगा हम एक फिगर आपके सामने ड्रा कर रहे हैं, देखिएगा यहां पर एक हमारे सामने घन आकृति का एक आकार है। घन आकृति की अगर बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस घन में 1 2 3 4 1 5 और एक नीचे 6, टोटल सतह की संख्या कितनी है साथी? 6। सतह की संख्या साथी कितनी है? 6 है। इसके बाद बात करते हैं तो यहां पर कॉर्नर की संख्या देखिएगा साथियों कितनी है? 8 है। यानी कोने, शीर्ष की बात करें, शीर्ष, इसी को हम सतह को ही हम लोग फलक भी कहते हैं। सतह को, हाँ आपने खूब गाना सुना होगा, कुछ लोग बहुत मस्ती कर रहे होंगे ना, फलक से आसमान तक, ना तो फलक का मतलब ही साथियों सतह होता है और फलक की संख्या कितनी है? 6 है। और शीर्ष की बात करते हैं यहाँ पर कितने हैं? 8। अब बात करते हैं किनारे। किनारे को ही हम लोग हिंदी मतलब कह सकते हैं दूसरी भाषा में भुजा। किनारे को हम लोग साथी क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, ऐसे यहां देखेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल किनारे कितने हुए? 12 हुए। तो इनमें एक रिलेशन बन के हम तो तैयार कर लेते हैं कि जब हम सतह के साथ शीर्ष को अगर जोड़ लें तो कितना होगा? 8 और 6 14। और इसमें हम लोग जो भुजा है या किनारे हैं, क्या है साथी? भुजा है या किनारे हैं, इसमें भी 2 जोड़ दें तो वो हमेशा वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। देखिए 12 2 14 हो गया। तो इसका मतलब हमारा सतह, शीर्ष और किनारे से संबंधित एक फार्मूला तैयार हो गया। कैसे तैयार हुआ वो भी हमने बता दिया। अब आप निकाल सकते किनारों की संख्या। 8 फलक है 12 शीर्ष है, तो 8 फलक है 12 शीर्ष है बराबर किनारे प्लस 2 कर दीजिएगा साथी। 2 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 12 8 20, 20 में से 2 माइनस हो जाएगा। तो किनारों की संख्या साथियों कितनी हो जाएगी? किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सेशन को बड़े मजेदारी के साथ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि प्रश्नों की प्रकृति क्या रहने वाली है। सीटेट के एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ने का प्रयास नहीं किया, हम सारे कॉन्सेप्ट को यहां से कवर अप कर रहे हैं। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यह चीज क्लियर हो गई होगी कि जब भी फलक में शीर्ष की संख्या को जोड़ा जाता है तो वह किनारे में 2 जोड़ने पर उस संख्या के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर चौड़े वृत्ताकार दौड़पथ को, 7 सेंटीमीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़पथ की आंतरिक परिधि
यानी कि जो इसकी इंटरनल सर्कमफ्रेंसेस है, इंटरनल सर्कमफ्रेंसेस जो है 440 मीटर है। कितनी साथी है? 440 मीटर है, 440 मीटर है। तब बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या है? पूछा गया साथियों, तब बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या है? बाहरी वृत्त की यानी रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्किल, बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या है, यह हमसे पूछा गया है। आएगा, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या से संबंधित हम लोग इसको समझेंगे और देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें एक मैदान दिया गया है, आपने देखा होगा। अब आप लोग तो जो सभी लोग कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जो आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी लोगों ने देखा होगा कैसे इस चीज को हम लोग एनालिसिस करते हैं। आपने देखा होगा वहां पर क्या होता है, ग्राउंड होता है। अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो कुछ बच्चे क्या होता है, ग्राउंड की दो पट्टियां होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल पट्टी होती है। तो हम लोग उसी पट्टी की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग उसी पट्टी की बात कर रहे हैं साथियों, देखिएगा, ठीक है, हम लोग उसी पट्टी की बात करें। अब हमसे देखिए साथियों दिया क्या गया है, यह हमसे दिया गया 7 सेंटीमीटर चौड़ा ग्राउंड है। मतलब यह वाली जो रेडियस है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है साथियों, और यहां पर भी 440 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, यह चौड़ाई है। इसके बाद बात करते हैं यहां की जो रेडियस है साथियों, हम लोग ले लेते हैं इस वाले की रेडियस आर ले लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी ले लेते हैं? आर ले लेते हैं, और इसकी रेडियस हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ठीक है, हमसे जो कहा गया आंतरिक पथ की परिधि है, परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि साथियों क्या होती है? वृत्त की जो परिधि होती है यह साथियों 2 पाई आर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 2 पाई आर के बराबर होती है। 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी, परिधि बराबर है 440 मीटर। 440 2 इंटू पाई की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो 22/7 हो जाएगा, इंटू रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। यहां से अगर बात करें 22 दूना 44 से कम 44 हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू 70 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह आपने देख लिया। अब जब रेडियस 70 सेंटीमीटर आ गया, इसके बाद देखिएगा हम लोग अगर बात करें इट इज आल्सो रेडियस ऑफ द इंटरनल सर्किल, इट इज आल्सो रेडियस ऑफ द इंटरनल सर्किल, अर्थात यह जो है यह भी वृत्त की आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और यह 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो कह सकते हैं अगर हम लोग इंटरनल सर्किल की रेडियस में अगर हम लोग जो बाहरी वृत्त जो उनकी चौड़ाई है मैदान की उसको जोड़ दें तो एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द सर्किल हमें बाह्य वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या साथी क्या हो जाएगी? बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 70 में 7 जोड़ दीजिए साथियों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। तो आप सभी को यह भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आप सभी देख रहे होंगे प्रश्नों की प्रकृति और प्रश्नों को सॉल्व कराने का एक अंदाज बहुत ही सही लग रहा होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पर परिचर्चा करेंगे, किसी समय को जाया नहीं करेंगे, समय बहुत ही कीमती है आप सभी का। आइएगा, अगला क्वेश्चन साथियों हमारा आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है। किसी परिमेय संख्या का हर, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है। कितना अधिक है साथियों? किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है यदि अंश में 20 की वृद्धि कर दी जाए, यदि अंश में 20 की वृद्धि तथा हर में 3 की कमी कर दी जाए, 3 की कमी कर दी जाए, तो प्राप्त संख्या 4/3 हो जाती है। तो प्राप्त संख्या 4/3 हो जाती है, हो जाती है। पूछा गया है वह परिमेय संख्या क्या है, तब वह परिमेय संख्या क्या है, तब वह परिमेय संख्या क्या है। देखिए इस प्रश्न को साथियों हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन होंगे तब तो हम लोग ऑप्शन से क्या कर लेंगे, तुलना करा देंगे, ऑप्शन से तुलना करा के हम उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग इसको समझेंगे किसी परिमेय संख्या का हर जो है उसके अंश से 7 अधिक है। तो परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है,
तो यहां पर देखिएगा सभी लोग समझिएगा, हम मान लेंगे कोई जो परिमेय संख्या है अंश बटे हर के रूप में है, कोई जो परिमेय संख्या है अंश बटे हर के रूप में है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग अगर देखेंगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, हर जो है अंश से 7 अधिक है, तो हम मान लेते हैं जो भिन्न है वह क्या है, x बटे x प्लस 7 है। अब देखिएगा हर जो है अंश जो है हर से, सॉरी, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक, तो हर इसका 7 ज्यादा है। आगे क्या नहीं, यदि अंश में 20 की वृद्धि कर दी जाए तो साथ में 20 इसमें जोड़ दीजिए, और हर में 3 की कमी कर दिया, और हर में 3 की कमी कर दी जाए तो ऐसे में भिन्न प्राप्त होती है 4/3। तो यहां से देखिएगा साथियों 3 से गुणा करा देंगे, 3x प्लस 20 60 बराबर हो जाएगा साथियों 4x। अब देखो 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 4 छक्कों कितना हो जाएगा साथी 16। इसको इधर भेज दीजिए, 4x माइनस 3x इक्वल टू 16 इधर आ जाएगा, 60 माइनस 16 4x, तो x इक्वल टू साथियों हो जाएगा कितना 44 हो जाएगा साथियों, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। हमसे परिमेय संख्या पूछी गई है, तो साथी वह परिमेय संख्या हमने मानी क्या थी, x अपॉन x प्लस 1 मानी थी। परिमेय संख्या जो हमने साथी मानी थी x बटे x प्लस 7 मानी थी। तो यहां से वैल्यू डाल देंगे x की वैल्यू, तो 44 में 7 जोड़ेंगे साथी कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और हमारे इस प्रश्न का आंसर साथी कितना हो जाएगा 44 अपॉन 51 हो जाएगा, जो कि हमारे सामने है। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न समझिएगा, सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठा करें और अपने आप स्वयं से सवालों को लगाने का प्रयास करें। देखो जितना आप सवाल करो, देखो गणित जो है क्रियाशीलता के नियम पर आधारित है, जितना करोगे उतना ही सीखोगे। और कहावत भी एक करत करत अभ्यास में जड़मत बोध सुजान रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, जितना आप अभ्यास करेंगे स्वयं से उतना ही चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो अगर चीजों को आपको क्लियर करना है, आपको अपनी मंजिल पाना है, तो हमें किसी के कंधों पर नहीं चलना है। कंधों पर याद रखिएगा साथियों, हम लोगों के जीवन में 2-4 बातें रहती हैं। हम लोग बोलते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहते हैं। लोग एक ही शब्द बोलते हैं, जब आप मर जाते हैं तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो लोगों की विचारधाराओं पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी स्थिति, लोग हमारा तब तक साथ नहीं देते। आपने देखा होगा जीवन में आपको कितने भी अंधकार वाले समय में लोग आपका साथ नहीं देंगे जब तक कि आप उनके कंधों पर नहीं आ जाएंगे। और कंधों पर तो याद आपको होना चाहिए साथियों, जनाजे जाते हैं, जिंदा इंसान नहीं। तो इसलिए हम जिंदा इंसान हैं सभी लोग, तो हम ही लोग अपने कर्म को स्वयं से करेंगे और करके सीखेंगे। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आनंद लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल 60 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है। यदि अगली 2 सम संख्याएं उसमें जोड़ दी जाए, यदि अगली 2 सम संख्याएं, यदि अगली 2 सम संख्याएं उसमें जोड़ दी जाए, यदि अगली 2 सम संख्याएं उसमें जोड़ दी जाए, तो योगफल क्या होगा, तो योगफल क्या होगा, क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो सभी लोग देखेंगे इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इसको आराम से कर लेंगे। देखिएगा, अगर हम यहां से सम संख्याएं, और हमें पता है जो हमारी सम संख्याएं होती है वो लगातार क्रम से है, अर्थात उनके बीच का डिफरेंस बिटवीन द ऑल इवन नंबर्स इक्वल टू ऑलवेज 2, अर्थात सभी सम संख्याओं के बीच का अंतर सदैव 2 होता है। और जब अंतर बराबर होता है तो औसत बीच की संख्या हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज अगर हम लोग इसका फाइंड आउट करें साथियों, तो कितना हो जाएगा, योग बटे जितने नंबर है कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। और 12 क्या है, यह बीच की संख्या है साथी। क्या है भाई, यह 12 बीच की संख्या है, या 12 बीच की संख्या हो गई। तो भाई 5 संख्याएं हैं, या 12 हो गई। तो 12 के बाद सम संख्या साथियों क्या होगी, 12 के बाद 14 होगी, 14 के बाद 16। और हमसे कहा था अगली 2 सम संख्या और जोड़ दें, मतलब 2 अगली सम संख्या कौन सी है साथियों, 18 और 20। मतलब इस 60 में 18 और 20 को अगर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है, 60 में हम 38 को जोड़ देंगे। 38 कहां से, एक बार लिख लीजिएगा साथियों, नहीं तो आप लोग सोचेंगे 18 और 20 कहां से आए। तो 18 और 20 हमारी अगली संख्या रहने वाली है, तो इनको जोड़ देंगे तो 60 और 10 70 और 20 90 और 8 98। अर्थात हमारे इस प्रश्न का आंसर साथियों क्या रहने वाला है, हमारे इस प्रश्न का साथियों आंसर रहने वाला है 98। और 98 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहने वाला
है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको सभी से मतलब बिल्कुल पारदर्शी रूप से क्लियर हो गया होगा और किसी को इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है साथियों 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 25 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 25 पूछा गया है किसके बराबर है। मतलब इसको सरल करेंगे तो वह किसके बराबर होगा, जाके किसके बराबर चलेगा। तो प्रश्न बहुत अच्छा है। यहां पर साथियों हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें मूल ज्ञात करने, अर्थात हमें उनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जब हम उनके जीरोस को फाइंड आउट कर लेंगे साथियों तब हम उसके प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। तो जीरोस फाइंड आउट, अब यह विषय आपने कक्षा 6, 7, 8 में खूब पढ़ रखा होगा। किसी भी संख्या के फैक्टर कैसे करते हैं तो हमने बताया होगा। फैक्टर करने के दो प्रारूप होते हैं। पहला, जब हमारा एक्स स्क्वायर का पद जो होता है स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है, या एक्स स्क्वायर का पद जो होता है स्वतंत्र रूप से प्राप्त ना होकर उसके साथ कोई एक गुणांक कोफिशिएंट दिया होता है। तो अगर कोफिशिएंट दिया है तो हम उसका तृतीय पद से मल्टीप्लाई करेंगे, और कोफिशिएंट नहीं दिया है तो हम लोग तृतीय पद के फैक्टर करेंगे। और तृतीय पद के ऐसे फैक्टर करेंगे जो द्वितीय पद के योगफल या अंतरफल के बराबर हो। ऐसी स्थिति में हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। आएगा साथी, कोफिशिएंट हमारा है नहीं, 15 के ऐसे टुकड़े करिए जिनको गुणा करें तो 15 मिले और घटाएं तो 2 मिले। तो 5 या 15, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा साथी। चलेगा, तो देखिएगा समझिएगा, 15 ऐसे लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर हमने क्या किया साथी, 3 में से 5 में से 3 को घटाया, तभी तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। x माइनस 15 और साथी नीचे देखिएगा 25। यहां देखिए अगर हम इसको a मान लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। यहां साथियों देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई दे देंगे। अब माइनस और माइनस साथियों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3x हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 25x प्लस 3। यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a में भी जोड़ दो और एक बार a में भी घटा दीजिए। आएगा साथियों, समझिएगा। यहां चलते हैं तो यहां 15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और 5 में x कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे साथियों, x कॉमन ले लेंगे तो यहां से x माइनस 5 बचेगा। अगले में प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नीचे आप देख पा रहे होंगे 25, इसको काट दीजिए, इसको अच्छा काट दीजिए यहीं पर, 5 या 15 और 5 बचे 25। तो यहां साथियों कितना हो गया, 3, और यहां कितना हो गया, 5 हो गया। और x प्लस 3, x प्लस 5 और x माइनस 5। ऊपर अगर हम लोग बात करें तो साथियों एक x माइनस 5 हो गया फैक्टर, और एक x प्लस 3 हो गया, और डिवाइड में x प्लस 3 है, x प्लस 5 है और x माइनस 5 रहने वाला है। यहां पर साथियों देखेंगे माइनस 5, एक्स माइनस 5, यहां भी ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो नीचे हमारा बचा 3/5 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5, जो कि हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा जो हमारी द्विघात समीकरण थी, और हमने द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न को क्या कर लिया, द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर लिया। और कैसे किया, हमने क्या कहा कि जब कोफिशिएंट हमारा दिया होता है तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई करते हैं, और लेकिन यहां पर तो कोफिशिएंट साथियों दिया नहीं था। जब कोफिशिएंट दिया नहीं था, स्वतंत्र पद था, तो हमने बताया स्वतंत्र पद है तो हम लोग तृतीय पद के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो द्वितीय पद के अंतरफल और योगफल के बराबर हो। और ऐसा करने पर हम लोगों ने उसके कोफिशिएंट अर्थात उसके जीरोस को फाइंड आउट कर पाया, और जैसे ही हमने जीरोस को फाइंड आउट कर पाया उसके उपरांत हमारे आंसर आ गया, और हम लोग आंसर हमारा आया 3/5 एक्स प्लस 5, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। साथियों सभी को बहुत ही प्रश्नों की श्रृंखला जो है बहुत ही मजेदार लग रही होगी। सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आए हुए हैं, जो विगत परीक्षाएं हुई हैं उनमें प्रश्न पूछे गए हैं, और आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्नों का लेवल रहने वाला है आप P/Q सॉल्व करते होंगे। आपने सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया होगा, और समस्त चीजों का एनालिसिस करने के बाद आप यहाँ इस प्रैक्टिस सेशन को देख रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि हाँ वास्तविकता प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और इस वीडियो को इतना जोरदार और धमाकेदार और जबरदस्त तरीके से इसको शेयर कर दीजिए
ताकि यह वीडियो जन जन तक पहुंचे। जितने भी सीटेट की परीक्षा देने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, जितना यूपीपी का पेपर देने वाला बच्चा, मतलब जो भी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी तक यह मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए। उस गुरुदक्षिणा की सभी को मतलब शपथ कह लीजिए। अगर वास्तविकता आपको वीडियो जबरदस्त लगता है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिए। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, दो रेखाखंड AB तथा CD, दो रेखाखंड AB तथा दो रेखाखंड AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि कोण OAC बराबर 60 डिग्री, यदि कोण OAC बराबर 60 डिग्री, कोण OCA बराबर 70 डिग्री, OCA 70 डिग्री, तथा कोण OBD बराबर, तथा कोण OBD बराबर 90 डिग्री हो तो कोण ODB बराबर क्या, ODB का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, यह हमसे प्रश्न पूछा गया। तो कोण ODB का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया साथियों। चलेगा, इस प्रश्न को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, हमसे कहा गया है दो रेखाखंड AB और CD। चलेगा, तो दो रेखाखंड हम लोग बना लेते हैं, A, B, C और D, जो O पर हमें क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। जो साथी हमें क्या करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण OAC या कोण जो दिया गया है साथियों, यह हमें कोण दिया गया है 60 डिग्री। कितना दिया गया है, 60 डिग्री। कोण रुक जाइएगा, हमसे कहा गया है कोण OAC, कुछ गलत हो गया साथियों, एक सेकंड पेशेंस रखिएगा। OAC 60 दिया गया, O पर दो रेखाखंड AB तथा CD, AB तथा CD क्या करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि कोण OAC, देखिएगा, ऐसा करते हैं, इनको डायग्राम को हम थोड़ा मिला लेते हैं, ऐसे नहीं बनेगा। AB और CD, अब देखिएगा OAC यह वाला जो कोण है साथियों, यह वाला कोण जो है OAC 60 डिग्री, OAC कितना है, 60 डिग्री है। OCA 70 डिग्री है, OCA यह वाला 70 डिग्री है, यह वाला कितना है, 70 डिग्री है। कोण OBD यह वाला जो है 90 डिग्री साथी है, और यह वाला हमसे पूछा गया है ODB। चलिएगा, डायग्राम को थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा हो सकता है आप सभी को समस्या उत्पन्न नहीं हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको कर लेंगे और आसानी से इसको समझ लेंगे। देखिएगा, तो क्या हुआ, हमें यहां पर मिल गया। अब हम लोग अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल OCA में, इन ट्रायंगल OCA में हमें पता है साथियों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लोग COA यानी कोण COA प्लस कोण OCA प्लस कोण OAC यहां इन तीनों अंतः कोणों का योग साथियों कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमें OCOA निकाल लेना है, COA प्लस OCA कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, प्लस OAC कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, बराबर है 180 डिग्री। इनको हम लोग कोण COA यहां से निकालेंगे, बराबर हो जाएगा 180, 70 और 60 हो जाएगा 130, इधर घट जाएगा। तो साथियों कोण COA बराबर कितना आया, 50 डिग्री आया। कितना आया, तो यह वाला एंगल साथियों कितना आया, 50 डिग्री। अब हमें पता है, हमने पढ़ रखा है, इफ AB एंड CD इज द ट्रांसवर्सल ऑफ O, अर्थात AB और CD ट्रांसवर्सल लाइन है और बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को O पर,
तो ऐसी स्थिति में हमने बताया हुआ था जो इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण होते हैं साथियों वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं साथियों जो कोण COA होगा वह बराबर हो जाएगा कोण BOD के। इसके बराबर हो जाएगा BOD के। तो यह BOD भी कितना हो गया साथियों, BOD भी कोण हमारा कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। अब हमें पता है फिर से इस वाले ट्रायंगल को देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल में समझे तो इस भी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश हो जाएगा। तो देखिएगा इन ट्रायंगल BOD में, त्रिभुज BOD में यहां लिखते हैं साथियों, देखिएगा BOD में देखिएगा तो कोण OBD या ऐसे कर लीजिए कोण हमें जो निकालना है ODB, ODB इसको हम लोग पहले लिखे ले रहे हैं प्लस कोण BOD प्लस कोण OBD इनको जोड़ने पर साथियों कितना मिलेगा 180 अंश मिलेगा। ODB हमें निकालना है, BOD कितना दिया हुआ है BOD 50 है और OBD साथी 90 है और बराबर हो जाएगा 180। तो कोण ODB बराबर 180, 9 पर 14 140 हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो हमारे इस प्रश्न का साथियों आंसर कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो कितना हुआ साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया 40 डिग्री। चलेगा, तो इस प्रश्न का आंसर 40 डिग्री आ गया। वैसे भी कुछ प्रश्नों की श्रृंखला और रह गई थी तो आज समय नहीं है क्योंकि अगली क्लास है। तो अगली क्लास तो कोई बात नहीं, हम लोग इतने ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम 11 प्रश्नों की श्रृंखला 12 प्रश्नों की रहती है। तो इन सभी प्रश्नों को आपने देखा होगा, इन सभी प्रश्नों का एनालिसिस किया होगा और आपने देखा होगा कि विगत परीक्षाओं में इन प्रश्नों की क्या अपॉर्चुनिटी रही है और आगे आने वाले स्थिति में क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो जबरदस्त लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी ने इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, इस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह संस्थान या रचित सर आप सभी के समक्ष इसी भांति, इसी ऊर्जा की भांति आपके समक्ष खड़े रहेंगे। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।